दोस्तों स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। दोस्तों आज जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है दक्षिण भारत, चोल चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिसमें इस सेशन से सवाल ना आए। तो दोस्तों ये दक्षिणी भारत का इतिहास है जिसको हम आज पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए और वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप लोग। और पूरी की पूरी मेरी यही उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए और इस पूरा चैप्टर में PYQ के थ्रू कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें हम पिछले 30 सालों के PYQ को अटेंड करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो उसका नाम था विजयपाल। क्या नाम था? विजयपाल। आपको बता दूं मैं कि विजयपाल जो था आरंभ में किस पल्लवों का सामंत रहा था। किसका सामंत रहा था? पल्लवों का सामंत के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक, विजयपाल ने ही 850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार किया था। किस पे? तंजौर पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा मंदिर है जहां विशालतम नंदी मूर्ति पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर में है, लिंगराज में है, कंदरिया में है या लोपाक्षी मंदिर में है? तो आपको बता दूं ये विशालतम नंदी मूर्ति आपको मिलेगी बृहदेश्वर मंदिर में देखने के लिए मिलेगी। ठीक, और जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको एक नाम से और जाना जाता है राज राजेश्वर मंदिर। क्या? राज राजेश्वर राज राजेश्वर मंदिर। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? एक नाम और है इसका, राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता रहा है। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? आपसे कभी पूछ लिया जाए बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर का निर्माण अगर किसी ने करवाया था तो उसका नाम था राज प्रथम। क्या नाम था? राज प्रथम। ठीक है, और यह जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बनाई गई थी। किस श्रेणी में? द्रविड़ शैली में बनाई गई मंदिर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट कौन था? मतलब बृहदेश्वर मंदिर जब निर्मित हुआ उस टाइम पे चोल साम्राज्य का जो राजा था वह कौन रहा था? तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था, उसका नाम था राजराज प्रथम। क्या नाम था? राजराज प्रथम। आपको एक फैक्ट और बता दूं मैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कि इसका जो विशाल प्रांगण था, विशाल प्रांगण जो था इसका, वो 500 गुणे 250, 500 गुणे 250 के आकार का था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं मैं, जो आप कहीं भी ढूंढेंगे एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोलों की राजधानी थी। अब कह रहा है चोलों की राजधानी क्या रही थी? आपको बताया कि चोल जो थे उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था विजयपाल। लेकिन चोलों की राजधानी क्या थी इनमें से? तो मैंने आपको बताया था कि विजयपाल ने 850 में तंजौर पे विजय प्राप्त की थी। तो नॉर्मल सी बात है कि तंजौर जो है वो इसकी राजधानी रही होगी। ठीक, एक और राजधानी थी अगर कभी आपसे पूछा जाए तो तंजौर, और या एक राजधानी और थी गंगेकोंड चोलपुरम।
इसकी एक राजधानी और थी, गंगेकोंड चोलपुरम। ठीक। और संगम काल में अगर चोलों की राजधानी पूछी जाए, किस काल में? संगम काल में अगर चोलों की राजधानी आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे उरैयूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? इनमें से कौन सी विशेषता चोलों के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं रही थी? साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो आपसे बता दूं, चोल प्रशासन की जो मुख्य भूमिका रही थी इसमें से वह रही थी ग्राम प्रशासन में। किसमें? ग्राम प्रशासन में। ग्राम प्रशासन को इन्होंने पूरी तरह स्वायत्तता दे रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है 2017 में कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? अभी अभी दोस्तों आपने देखा कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने 1995 में दिया हुआ है और बीपीएससी ने इसे 2017 में दोबारा पूछ लिया। तो चोल काल जो प्रसिद्ध था वो किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए फेमस रहा था चोल काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछ रहा है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, किसके लिए चोल का युग प्रसिद्ध रहा था? तो ये रहा था ग्राम सभा के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक नोट्स बना के लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे इसका रिवीजन करने में सहूलियत मिल जाए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? अब देखो घुमाया गया क्वेश्चन। पहले पूछा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ग्राम प्रशासन। अब पूछ रहा है ग्राम प्रशासन किसकी क्या है मुख्य विशेषता है, तो वो है चोलों की मुख्य विशेषता ये रही थी। अगला क्वेश्चन कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। देखो फिर 2014 में रिपीट हुआ है। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख के रख लीजिएगा। ग्रामीण प्रशासन के लिए इनमें चारों में से कौन जाना जाता था, तो उसका नाम था चोल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा मध्यकालीन, कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? देखो फिर बीपीएससी ने 2020 में पूछा इसको। स्थानीय स्वशासन का मतलब भी वही होता है जो ग्रामीण प्रशासन का मतलब होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी चोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिले हैं वे कहाँ हैं? मतलब ग्राम प्रशासन के लिए चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था, माना जाता रहा था, लेकिन किस शिलालेख में यह बात कही गई है कि चोल अपने ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता रहा? सबसे अलग पूछा यूपीएससी ने 1993 में, तो उस अभिलेख का नाम क्या था? उत्तर मेरूर अभिलेख। क्या नाम था? उत्तर मेरूर अभिलेख। अगला क्वेश्चन है चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? यह आपको ध्यान रखना है। वरियम उद्यान प्रशासन का काम कौन देखता था चोलों के टाइम पे? चोल साम्राज्य के टाइम पे इसका कार्य देखा करता था टोट्टू वरियम। क्या? टोट्टू वरियम इसका कार्यभार देखा करता। और आपको बताऊं मैं अगर, तो पोन वरियम जो था वह किसका कार्य था? तो ये स्वर्ण समिति थी। क्या थी ये? उस टाइम की स्वर्ण समिति। क्या थी? स्वर्ण समिति। और एरी वरियम का मतलब था
का मतलब था तालाब समिति। ठीक है। और संवत्सर वरियम का मतलब था वार्षिक समिति। क्या? वार्षिक समिति। चारों ऑप्शन को हमने डिटेल्ड कर दिया, आपके सामने रख दिया। कभी भी यहां से कुछ पूछा जाए आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये यूपीएससी ने 2003 में पूछा है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व एशिया में चोलों ने क्या किया था? चढ़ाई की थी और शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध की थी और उसके कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया था। और पहला स्टेटमेंट भी सही है कि चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया और प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ऑप्शन क्या होते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है। जब चोलों ने पांड्य राजा को हराया, जब चोलों ने पांड्य राजा को हराया, तो पांड्य राजा को किसने हराया था? चोलों के राजा ने, तो उसका नाम था परांतक प्रथम ने हराया था। किसने हराया था? परांतक प्रथम ने पांड्य राजा को हराया। और जो उपाधि धारण की इन्होंने, ये जो उपाधि धारण की, ये था मधुरै कोंड। किसकी उपाधि धारण की? तो मधुरै कोंड की उपाधि इन्होंने परांतक प्रथम ने धारण की थी। ठीक। और जो दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान चलाया था वो राजा था राज प्रथम। क्या नाम था? राज प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः कैसा दिखता था? मतलब जो चोल काल में कांस्य प्रतिमा थी नटराज की, वो अष्टभुज है या षष्टभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? तो वो चतुर्भुज है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो G20 भारत में हुआ था उसमें ये नटराज की मूर्ति चर्चा में आ गई थी। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे घुमा के फिरा के पूछा जा सकता है। एग्जाम की टेंशन मत लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? फिर वही क्वेश्चन घुमा दें, बस पूछने का स्टाइल चेंज कर दिया। तो किसको माना जाता है बढ़िया प्रतिमा? नटराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, सबसे ज्यादा क्या विख्यात हुई? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा सबसे ज्यादा विख्यात थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? यानी सॉरी, किस कला का उदाहरण है? कला पूछ रहा है आपसे, किस कला का उदाहरण है? तो जो नटराज की जो मूर्ति थी वो चोल कला का उदाहरण रही थी। किसकी? चोल कला का उदाहरण रही थी। फिर देखो, आपसे फिर से वही क्वेश्चन फिर घुमाया गया और पूछा गया, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो जो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है, दक्षिणारूपी मूर्ति है, वो उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। किसके रूप में? गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है। यानी शिक्षक के रूप में भूमिका वो अपनी निभाते हैं। ठीक। इस कंडीशन में शिव का जो मुख होता है वो दक्षिण की तरफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? जो 72 व्यापारी थे वो चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? तो उसका नाम था कोलंतुक प्रथम। क्या नाम था? कोलंतुक प्रथम। ये कब भेजे गए थे? तो ये 1077 ईस्वी में भेजे गए थे। कब? 1077 ईस्वी में ये भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट है, देखना आप। कह रहे निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए इनमें से कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? तो उसका नाम था चोल। चोल अपने नटराज की मूर्ति के लिए फेमस थे। चोल जो है वो नौसेना के लिए भी फेमस रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? ऐसे कौन से हैं ये जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं? तो आपको बता दूं, ये 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मेरे को सही नहीं लगता। आपको लगे तो आप बताना, क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं, ये घोषित करते थे युवराज। क्या? युवराज। ठीक है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता। लेकिन अगर सर्वाधिक बात की जाए, सर्वाधिक, तो आप चोल पे टिक मार के निकल सकते हैं कि चोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? मतलब 4 शासक हैं, इन चारों में से ऐसा कौन सा शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को अपना झील बोला कि ये कोई समुद्र वमुद्र नहीं है, कोई खाड़ी ओड़ी नहीं है, ये झील है। किसने बोला था? तो राजेंद्र प्रथम ने ये बात बोली थी। किसने बोली थी? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक, राजेंद्र प्रथम कौन था? तो राज प्रथम का पुत्र था। किसका? राज प्रथम का ये पुत्र था, राजेंद्र प्रथम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गंगे कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगे कोंडचोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। किसको? राजेंद्र को यह श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना प्रारंभ की थी नौसेना, राजराज प्रथम के काल में हुआ था। ठीक, क्लियर है? यहां तक आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? अगर ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि और इसमें क्या आपको चाहिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहां से उठा सकें। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो वो थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने ही सिंघल द्वीप पर क्या किया था? यानी सिंघल यानी श्रीलंका पर जीत हासिल की थी और उसके कुछ क्षेत्र को अपना अधिकार क्षेत्र में लिया था। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाले जो थे, सिलोन का मतलब था श्रीलंका। श्रीलंका पे पूरी तरह, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो उन्होंने किया था वो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर, यानी कुछ कह सकते हो कुछ भाग पर। लेकिन ऐसा कौन सा राजा था जिसने श्रीलंका के पूरे भाग पे विजय प्राप्त कर ली थी? उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? किसने किया था? तो कोलंतुक प्रथम ने। किसने किया था? कोलंतुक प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2016 में पूछा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। कह रहा भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक साइड शब्द दिया है और एक साइड इसका विवरण दिया हुआ है। कह रहा है एरीपत्ती, तनियूर, घटिका, इनका अर्थ क्या क्या होता है? ठीक है, इनका अर्थ पूछ रहा है। तो एरीपत्ती
भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जालस्य के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तो एरीपत्ती का अर्थ यही होता है। क्या होता है? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जालस्यों में रखे रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तनियूर, तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। बिल्कुल नहीं, तनियूर का अर्थ ये नहीं होता। नेक्स्ट है घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। बिल्कुल, घटिका का अर्थ होता है मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, यानी मंदिरों के साथ सटे हुए विद्यालय को क्या कहा जाता था? घटिका कहा जाता था। तनियूर का जो अर्थ था वो था स्थानीय प्रशासन के बड़े नगरों में अलग ग्राम संघ गठित किए जाते थे। ठीक है, तनियूर का जो था अर्थ वो था, फिर से सुन लीजिए आप, स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग जो संघ थे, कुर्रम, संघ को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? कुर्रम गठित किए जाते, जिन्हें तनियूर अथवा कुर्रम कहा जाता। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? कल्याण को किससे जोड़ता था? वेंगी से जोड़ता था। कह रहा है प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो जो व्यापार मार्ग था उसका नाम था तगर। क्या नाम था? तगर। अगला है क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया था? तो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक, 610 से 642 तक इसने शासन किया था। इसके जो उपलब्धि है, इसका जो विवरण है, उपलब्धियों का जो विवरण है वो कहां से हमें प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है ऐहोल अभिलेख से। किससे? ऐहोल अभिलेख से। कभी आपसे पूछा जाए कि ऐहोल अभिलेख किससे जुड़ा हुआ था? तो चालुक्य वंश से। किस राजा से जुड़ा हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते हैं? महिलाओं को उच्च पद किस वंश में प्रदान किए गए हैं? तो है चालुक्य वंश में। किसमें? चालुक्य वंश में यह प्रदान किया जाता रहा था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहां थी? जिस तरह आपने देखा तंजौर राजधानी किसकी थी? चोलों की। तो उसी तरह चालुक्यों की राजधानी आपसे पूछा जाए कहां थी, तो ये थी वातापी। कहां थी? वातापी। वातापी जो है कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। आपको पता होना चाहिए ये बात, कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक, इसका आधुनिक नाम है बदामी। क्या आधुनिक नाम क्या है इसका? बदामी। ये भी आप ध्यान में रखिए, कभी आपसे पूछे तो क्लियर होना चाहिए। और चालुक्य राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, तो उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम है उसका? पुलकेशिन द्वितीय, सॉरी पुलकेशिन प्रथम। क्या है? पुलकेशिन प्रथम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया है ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। किसमें? ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। और अभी मैंने बताया था ऐहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार
कालिदास का उल्लेख हुआ है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया पुलकेशिन नृत्य के एहोल अभिलेख से। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? 2 समुद्री अभियान किसने भेजा था? तो उसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये किस राजवंश से संबंधित रहे थे? तो यह थे पल्लव वंश से। किससे? पल्लव वंश से संबंधित रहे थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द घोतक था। यवन प्रिय का मतलब क्या था? यवन प्रिय आपने सुना होगा, श्रीलंका में जो मसाले मिलते थे उनके बारे में बात है ये। काली मिर्च, काली मिर्च यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था, काली मिर्च को। अगला क्वेश्चन है, लोकापियम ग्रंथ संबंधित है। जो लोकापियम ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? तो लोकापियम व्याकरण और काव्य से संबंधित रहा था। किससे? व्याकरण और काव्य से संबंधित था। और इसकी जो रचना है वो सूत्र शैली में की गई है। किसमें? सूत्र शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संगम साहित्य में तोलकापियम क्या था? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था तोलकापियम क्या था। तो क्या रहा था अब बताओ। अब तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या था। तो ये क्या था? व्याकरण था, तमिल व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पाधिकारम का लेखक था। शिल्पाधिकारम को किसने लिखा था? तो इंग्लो ने शिल्पाधिकारम नामक एक कहानी लिखी थी। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, नेट से ढूंढिएगा। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा, आप खुश हो जाएंगे इसको पढ़ के। ठीक। जो इसका लेखक है इंग्लो जो है वो चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। क्या था? पौत्र यानी पोता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? ठीक है। जो शैव संतों ने जो संग्रह लिखी उसको 5वां वेद माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो वो है तिरुमुराय। क्या नाम है? तिरुमुराय। ठीक। अगला क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? किस पुरास्थल की खुदाई से भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है? तो किसकी खुदाई से मिलती है वो? बताओ आप लोग, इसको कमेंट करो, कमेंट बताओ इसे। तो वो मिलती है अरिका मेडू। किससे? अरिका मेडू की खुदाई से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान क्या था? अभी जस्ट आपने देखा 2021 में पूछा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1, 2, 3 में लगातार पूछा। उसके बाद ये क्वेश्चन कब उठाया? 2021 में झारखंड पीसीएस में, अरिका मेडू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिपेल्स ऑफ द एथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था? ये जो पोडुके आप देख रहे हैं, पोडुके को ही अरिका मेडू कहा जाता है, पोरिको को ही अरिका मेडू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? जो रोमन बस्ती है वो कहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है रोमन बस्ती? आप बताओ। यह भी अरिका मेडू से ही प्राप्त हुई। जब रोमन और भारत के व्यापार का जो सिलसिला है वो अरिका मेडू से ही है, तो बस्ती भी अरिका मेडू में प्राप्त होगी।
अगला क्वेश्चन है, एम्फोरा जार होता है, ये एम्फोरा जार का अर्थ क्या होता है? तो एम्फोरा जार का मतलब होता है लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है इन राजवंशों में? तो आप देखेंगे चोल, चेर और पांडे संगम साहित्य से संबंधित रहे थे, लेकिन कदंब को आप देखेंगे तो ये इससे संबंधित नहीं रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? संगम युग में कौन कौन नहीं था? तो आप देखेंगे कि चेर, चोल, पांडे तो थे लेकिन पल्लव इसमें स्थित नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? जो धार्मिक कविताओं का संग्रह है कुरल, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो तमिल भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल या लघुदेव माना जाता है। क्या माना जाता है? बाइबल या लघुदेव। किसका? संगम साहित्य का। ठीक है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, मुप्पाल। किस नाम से जाना जाता है? मुप्पाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो रचना है, रचना किसने की थी? किसकी? कुरल की रचना या मुप्पाल की रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। किसने? तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। और अनुश्रुतियों के अनुसार यह माना जाता है, किसके अनुसार? अनुश्रुतियों के अनुसार यह माना जाता है कि तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। किसके अवतार थे? ब्रह्मा के अवतार, यानी इन्हें ब्रह्मा के अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार? ब्रह्मा का अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुदेव की संज्ञा दी गई है? फिर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया होता, समझ लिया हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा समझना। कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था? तमिल अवतार या रामावतार का लेखक कौन था इनमें से? तो उसका नाम था कंबन। क्या नाम था? कंबन। ठीक, और ये कब की बात है? 12वीं शती ईस्वी की, 12वीं ईस्वी की, 12वीं शताब्दी ईस्वी की। अगला क्वेश्चन, ठीक, यूपीएससी ने इसे 2016 में पूछा है, समझते हैं इसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धि खोल देगा ये क्वेश्चन। देखते हैं, कह रहा है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। किसकी निंदा करते थे? मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। बिल्कुल, ये मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते। ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसका दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर यूपीएससी ने 1997 में पूछा है, एक सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और इनका मिलान आपको करना है। सूची 1 का और सूची 2 का मिलान आपको करना है। ठीक है, करते हैं सूची 1 का और सूची 2 का मिलान। जो गुप्त थे, गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव, ठीक, ये कहां से संबंधित थे? तो जो गुप्त थे वो देवगढ़, गुप्त कहां से थे? देवगढ़ से संबंधित रहे थे। चंदेल राजा खुजराहो से संबंधित रहे थे। मैंने सब आपको करा दिया है, पिछले जितने लेक्चर आप देखेंगे उसमें आपको ये दिख जाएगा। एमसीक्यू की जो सीरीज है प्राचीन भारत की, वो उसमें एक प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको शुरू के पाषाण काल से
चोल संगम साहित्य तक का इतिहास पूरा आपको विथ एमसीक्यू मिल जाएगा। चालुक्य कहाँ से संबंधित रहे थे? तो चालुक्य जो थे वो बादामी से थे, और पल्लव जो थे वो कहाँ से थे? पनमले से। कहाँ से? पनमले से। इस हिसाब से देखा जाए तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहीं दिख रहा है आपको? 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इनमें से व्यापारियों के निगम को क्या कहा जाता था? यूपीएससी ने ही पूछा है आईएएस के एग्जाम में। क्या कहा जाता था? तो मणिग्रामम। क्या कहा जाता था? मणिग्रामम। ठीक, एक नाम और इसके लिए फेमस था, उसका नाम था वलंजियर। क्या नाम था? वलंजियर। चोल काल में जो ब्राह्मणों को दान में दिए ग्राम थे, लिख देता हूं यहां पे, इसको ध्यान में रखिएगा। चोल काल में ब्राह्मणों को जो ग्राम दान में दिए गए उसे कहा जाता था चतुर्वेदिम मंगलम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तो जो चोल शासक था वो था परांतक प्रथम, और जो राष्ट्रकूट शासक था उसका नाम था कृष्ण तृतीय। के बीच ये लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच? परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है, इस युद्ध में चोल पराजित हुए थे। चोल क्या हुए थे? पराजित हुए थे। और कृष्ण तृतीय ने उपाधि ली थी चोलों को पराजित करने के बाद, तंजोयुकोंड। तंजोयुकोंड। कैसे कैसे उपाधि लेते थे यार ये लोग। संगम युग में उर्रेयूर किस लिए विख्यात था? जो उर्रेयूर था वो किस लिए विख्यात था? संगम युग में। ठीक है, तो वह किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था वो। किसका? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। और एक कावेरी नदी के तट पर है। कहां पर? कावेरी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडे राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? जो पांडे राज्य की जीवन रेखा था उस नदी का नाम क्या था? तो उस नदी का नाम था वेंगी नदी। क्या नाम था? वेंगी नदी। वो पांडे राज्य की क्या थी? जीवन रेखा थी। पांडे राज्य जो था वो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। कहां स्थित था? कावेरी के दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तनम पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पश्चिमी तट पर इनमें से कौन कौन स्थित थे यह आपको बताना है। तो पश्चिमी तट पे आपको देखने के लिए मिलेगा तोंडी और मुशरी। तोंडी और मुशरी आपको पश्चिमी तट पे देखने के लिए मिलेगा। कोरके और पुहार आपको पश्चिमी तट पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह आपको पश्चिमी तट पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कालीन इतिहास में कोन को एवं मन्न किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कोन और मन्न का मतलब क्या था संगम कालीन इतिहास में? तो कोन और मन्नम का मतलब था राजा। क्या नाम था? राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय संगम हुआ, जो तीसरा संगम था वो कहां हुआ? तो तीसरा संगम हुआ था मदुरई में। कहां हुआ था? मदुरई में। मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम संगम हुआ था वह भी मदुरई में हुआ था, और जो इसके अध्यक्ष के थे, मैं लिख देता हूं, प्रथम भी मदुरई में हुआ था, और जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था अगस्त ऋषि। ठीक है, और द्वितीय संगम जो हुआ था, द्वितीय संगम वो हुआ था
अलेवाई में, कहाँ, अलेवाई यानी कपाटपुरम में, कपाटपुरम। ठीक, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी पहले तो अगस्त ऋषि ने की, बाद में की थी तोल्कापियर ने, किसने, तोल्कापियर ने। और जो तृतीय संगम था उसका स्थान था मदुरई, आपने अभी देखा, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी नक्कीरर ने, किसने, नक्कीरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, प्रथम संगम स्थान था मदुरई, अध्यक्षता की थी अगस्त ने। द्वितीय संगम स्थान था कपाटपुरम, अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने, और बाद में तोल्कापियर ने। तृतीय संगम स्थान था मदुरई और इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है? तो वो ऋषि थे अगस्त ऋषि। कौन से? अगस्त्य ऋषि। और इन्हें ही तमिल साहित्य का जनक भी माना जाता है, तमिल साहित्य का जनक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूपीएससी ने 2020 में पूछा है क्वेश्चन, लेटेस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। मतलब प्राचीन काल में सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसका क्रम में इसको लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि महेंद्र वर्मन प्रथम सबसे पहले दिखते हैं हमें, पल्लव वंश की स्थापना की थी उन्होंने, यानी 2 से स्टार्ट होगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों में आपको 2 देखने के लिए मिल रहा है। फिर गोपाल द्वारा पाल वंश राजवंश की स्थापना की गई थी, यानी ये ऑप्शन सी में ए भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ और फिर परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उनकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? ऐसा पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, सीधी सी बात, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आपको कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं लगती, आप बताइए जल्दी से। तो पल्लव कांचीपुरम से थे, पल्लव कहाँ से? कांचीपुरम से, ठीक है। और पांडे आपके मदुरै से, सही है। चेर जो थे वो पांडुचेरी से नहीं, ठीक है। चोल तंजौर से, होयसला द्वार समुद्रम। तो चेर का संबंध किससे रहा था? चेरों का संबंध किससे रहा था? तो ये आधुनिक केरल से थे। कहां से थे? आधुनिक केरल। जिस उस टाइम पे इसको त्रावणकोर, कोचीन या मालाबार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चेर राज्य की जो राजधानी थी वो वांजी या वांची थी। चेर की जो राजधानी थी, सॉरी मैंने कहीं और टिक मारना था, कहीं और मार दिया। इनकी जो राजधानी थी वह थी वांजी। क्या थी? वांजी, या इन्हें वांची भी कहा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत करते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्रम से लगाना है आपको। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम, तो 2 ऑप्शन तो आपके यहीं कट गए। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम और फिर नंदी वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चीनी यात्री ने
चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो उसका नाम था मतवालिन। क्या नाम था? मतवालिन। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? इनमें पूछ रहा है किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। तो आपको पता है गुप्त, राजपूत और मौर्य उत्तर भारत से संबंधित थे, लेकिन चालुक्य जो थे वो साउथ इंडिया से संबंधित रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपनी मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ये किस राजा ने ये काम किया था कि अपने मंत्रियों को पशुओं पर जो क्रूरता की जा रही थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था? तो उसका नाम था चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य राजा कुमारपाल। आपको बता दूं कि जो कुमारपाल था वो जैन मत का अनुयायी था। किसका? जैन मत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, जो कदम्ब राजा थे उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी वनवासी। क्या नाम थी? वनवासी। और कदम की आपको स्थापना पूछी जाए कभी तो बता देना आप, मयूर शर्मन ने की थी। किसने की थी? मयूर शर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो उसका नाम था मोटुपल्ली। क्या नाम था? मोटुपल्ली। यूपीएससी ने इसको 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, किस जिले में? कृष्णा जिले में। कह रहा दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? किसने भेजा था? तो उसका नाम था पांडे राजा ने। किसने? पांडे राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो वह मदुरई में स्थित है। कहां स्थित है? मदुरई में स्थित है। ठीक, और जो मदुरई है वो किसकी राजधानी थी? पांड्यों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? पांड्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है? फिर वही क्वेश्चन, मदुरई में। अब इसका सुमेलित करना है, इनका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर अभी आपने देखा कहां स्थित है? मदुरई में। कहां स्थित है? मदुरई में। तो आपको आंसर तो इसका दिख गया होगा, इसका आंसर दिख गया होगा, 2 से शुरुआत होनी है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। आपसे अगला बोल रहा है वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है तिरुमाल, आंध्र प्रदेश में। महाकाल मंदिर स्थित है उज्जैन में, और बेलूर मंदिर जो स्थित है वो है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? जो दक्षिण भारत के मंदिर थे उनके जो आकर्षक द्वार थे उन्हें क्या कहा जाता था? ये बीपीएससी ने 2017 में पूछा है इस क्वेश्चन को। तो उन्हें कहा जाता था गोपुरम। क्या कहा जाता था? गोपुरम। ठीक, तो दोस्तों यहां पर इस चैप्टर का दी एंड होता है। इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको कई बार रिवीजन कर लेते हैं तो साउथ इंडिया का जो इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जिसमें हम आपसे साहित्यकार और साहित्य के बारे में बात करेंगे, प्राचीन काल के, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।